तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत दो बहुत ही दिलचस्प तस्वीरों से करते हैं। हाँ, ये तस्वीरें उस दौर की सोच को दिखाती हैं। पहली तस्वीर है साल 1900 की। इसका नाम है नई सदी का उदय। इसमें मतलब बीचों बीच एक देवी जैसी आकृति है। प्रगति की देवी। हाँ, लगता तो यही है। उसके हाथ में नई सदी का झंडा है और उसका एक पैर पंखों वाले पहिए पर है, जो शायद समय का प्रतीक है। बिल्कुल। और वो भविष्य की तरफ उड़ रही है और उसके पीछे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मतलब तरक्की के सारे निशान। हाँ, एक तरह से ये तस्वीर एक नए तकनीकी युग का ऐलान कर रही थी। और दूसरी तस्वीर तो और भी मजेदार है। ये एक ट्रेड मैगजीन में छपी थी, दो जादूगर नाम से। अच्छा। ऊपर है पूरब का अलादीन, जो अपने जादुई चिराग से एक महल बना देता है। और नीचे है पश्चिम का एक मॉडर्न मैकेनिक, जो अपने औजारों से पुल, जहाज और गगनचुंबी इमारतें बना रहा है। तो यहाँ अलादीन अतीत का प्रतीक है और मैकेनिकी आधुनिकता का। ये तस्वीरें एक ही कहानी कह रही हैं कि औद्योगिकरण ही विकास है, यही प्रगति है। और ये सोच सिर्फ तस्वीरों में नहीं, हमारे जहन में आज भी कहीं ना कहीं बसी हुई है। हम तेज औद्योगिकरण को, नई टेक्नोलॉजी को तरक्की से जोड़कर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या हर तकनीकी विकास जरूरी होता है? और आम लोगों की जिंदगी पर इसका असल में क्या असर पड़ा? इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए हमें इतिहास को थोड़ा खंगालना होगा। आज हम यही देखेंगे कि औद्योगिकरण की कहानी असल में कैसी थी। कहाँ से शुरू करेंगे? हम दुनिया के पहले औद्योगिक देश ब्रिटेन से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि भारत में ये कहानी कैसे एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है, जहां हर बदलाव औपनिवेशिक ताकतों की मर्जी से हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले बड़ी फैक्ट्रियां आती हैं। हाँ, चिमनियों से निकलता धुआं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में फैक्ट्रियों के लगने से बहुत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। ये कैसे मुमकिन था? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इतिहासकार इसे एक खास नाम देते हैं, आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? हाँ, मतलब फैक्ट्रियों के आने से पहले का जुगाड़ वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई बड़ी मशीनें नहीं, कोई बड़ी इमारतें नहीं। तो फिर काम कैसे होता था? काम होता था गांवों में, घरों में बैठकर। 17वीं और 18वीं सदी में शहरों के सौदागरों ने गांव का रुख किया। वे किसानों और कारीगरों को एडवांस पैसा देते थे और उनसे सीधे इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीजें बनवाते थे। लेकिन वो शहरों को छोड़कर गांव में क्यों जा रहे थे? शहर तो व्यापार के सेंटर थे। क्योंकि शहरों में ट्रेड गिल्ड्स, मतलब उत्पादकों के जो संगठन थे, वो बहुत ताकतवर थे। अच्छा। वो नए लोगों को शहर में कारोबार करने ही नहीं देते थे। उनकी एक तरह से मोनोपोली थी, तो नए सौदागरों के लिए वहां काम शुरू करना नामुमकिन था। तो उन्होंने गांवों का रास्ता पकड़ा, जहां गरीब किसान काम के लिए तैयार बैठे थे। बिल्कुल, गांव के लोगों के लिए एक मौका था। अपनी छोटी मोटी खेती से जो आमदनी होती थी, उसके अलावा घर बैठे कमाई का एक और जरिया मिल गया। और शायद पूरे परिवार के लोग मिलकर काम कर सकते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। घर के सभी सदस्य, औरतें, बच्चे, सब मिलकर उत्पादन में हाथ बटाते थे। इस सिस्टम से शहर और गांव के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन बन गया। मतलब सौदागर शहर में रहता था, लेकिन काम देहात में चलता था। हाँ, जैसे इंग्लैंड का कोई कपड़ा व्यापारी पहले स्टैपलर से ऊन खरीदता। स्टैपलर्स? ये वो लोग थे जो ऊन को रेशे के हिसाब से छांटते थे। फिर वो ऊन सूत काटने वालों के पास जाती, वहां से मिले धागे को बुनकरों, फिर फुलर्स और आखिर में रंगसाजों के पास ले जाया जाता। मतलब पूरी सप्लाई चेन गांवों में फैली हुई थी। बिल्कुल। और कपड़ों की आखिरी फिनिशिंग होती थी लंदन में। इसीलिए लंदन को उस जमाने में फिनिशिंग सेंटर कहा जाने लगा। तो ये एक तरह से वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम था। हाँ, कह सकते हैं। ये एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। लेकिन फिर फैक्ट्रियों का दौर आया। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रियां 1730 के दशक में लगनी शुरू हुई और 18वीं सदी के अंत तक तो उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। और कपास यानी कॉटन इस नए दौर का सिंबल बन गया। आंकड़े बताते हैं कि 1760 में ब्रिटेन 2.5 लाख पाउंड कच्ची कपास मंगवाता था, जो 1787 तक बढ़कर 220 लाख पाउंड हो गया। जबरदस्त उछाल है ना? और ये उछाल मुमकिन हुआ नई मशीनों और आविष्कारों की वजह से। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की पूरी रूपरेखा ही बदल दी। मतलब अब एक ही छत के नीचे सारी प्रक्रियाएं आ सकती थीं।
महंगी मशीनें एक फैक्ट्री में लग सकती थी। इससे प्रोडक्शन पर नजर रखना, क्वालिटी कंट्रोल करना, मजदूरों पर निगरानी रखना सब आसान हो गया। जो देहात के फैले हुए काम में हाँ, मुश्किल था। तो यहाँ से कहानी बदलनी शुरू हुई, फैक्ट्रियां आ गईं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गांवों का घरेलू उद्योग रातों रात खत्म हो गया? नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि नई तकनीक आते ही पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। असल में बदलाव की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। अच्छा। क्यों? इसके कई कारण थे। पहला, सूती और बाद में लोहा और स्टील उद्योग सबसे डायनामिक थे, लेकिन वो पूरी अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं हो पाए थे। वो बस कुछ चमकते सितारे थे, पूरा आसमान नहीं। और दूसरा कारण शायद ये था कि पुराने पारंपरिक उद्योग इतनी आसानी से किनारे नहीं हुए। बिल्कुल सही। 19वीं सदी के अंत में भी सिर्फ 20% मजदूर ही नई तकनीकी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। सिर्फ 20%? हाँ, मतलब 80% लोग अभी भी पारंपरिक तरीकों से ही काम कर रहे थे। कपड़ा उद्योग का भी एक बड़ा हिस्सा अभी भी घरों में ही चल रहा था। तीसरा, पारंपरिक उद्योगों में भी ठहराव नहीं था। खाने पीने की चीजें बनाने, बिल्डिंग बनाने, फर्नीचर बनाने जैसे बहुत से सेक्टर में छोटे छोटे सुधार हो रहे थे। और चौथा कारण? और चौथा सबसे अहम कारण, नई तकनीक बहुत महंगी थी। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर बहुत खर्च आता था। सच में? मुझे तो लगा था कि जैसी भाप का इंजन आया होगा सबने उसे हाथों हाथ लिया होगा। यही तो बात है। जेम्स वॉट ने अपने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया, लेकिन सालों तक उसे कोई खरीदारी नहीं मिला। क्या बात कर रही हैं? हाँ, सोचिए, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 भाप के इंजन थे। बस? हाँ, बस। उद्योगपति इन नई, महंगी और अविश्वसनीय मशीनों पर पैसा लगाने से बहुत हिचकिचा रहे थे। ये तो कहानी को ही पलट देता है। मतलब औद्योगिक क्रांति के जनक के इंजन कोई नहीं खरीद रहा था, लेकिन क्यों? इसका जवाब बहुत सरल है और चौंकाने वाला भी। क्या? मानव श्रम। विक्टोरियन ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान, बेघर लोग सब काम की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे थे। अच्छा। और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमत गिर जाती है। मजदूर इतने सस्ते में मिल रहे थे कि उद्योगपतियों को मशीनें खरीदना घाटे का सौदा लगता था। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि औद्योगिक क्रांति की धीमी रफ्तार का कारण तकनीक की कमी नहीं बल्कि इंसानों की बहुतायत थी। बिल्कुल। और एक और बात थी, बहुत सारे उद्योगों में काम मौसमी होता था। जैसे गैस बनाने वाले कारखानों या शराब की भट्टियों में सर्दियों में ज्यादा काम होता था। क्रिसमस के समय बुक बाइंडिंग वालों का काम बढ़ जाता था। तो ऐसे में वो पूरे साल के लिए मशीनें लगाने के बजाय मौसम के हिसाब से मजदूरों को काम पर रखना ज्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा क्या कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मशीनों से बनी नहीं सकती थी? हाँ, कई उत्पाद ऐसे थे जहां इंसानी हुनर की जरूरत थी, बारीक डिजाइन वाली चीजें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थीं। 500 तरह के हथौड़े? हाँ, ये मशीनों से नहीं, इंसानी हाथों के हुनर से बनती थीं। और उस जमाने में ब्रिटेन का अमीर तबका हाथ से बनी चीजों को क्लास का सिंबल मानता था। तो ब्रिटेन में तो बदलाव धीरे धीरे और अपनी शर्तों पर आ रहा था, लेकिन हजारों मील दूर उसके उपनिवेश भारत में कहानी पूरी तरह से पलट चुकी थी। भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। मशीन युग आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार पर भारत का दबदबा था। हमारे रेशमी और सूती कपड़े की पूरी दुनिया दीवानी थी। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से हमारा व्यापार फल फूल रहा था। हाँ, और भारतीय सौदागर इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। लेकिन फिर अंग्रेज आए और 1750 के दशक तक ये पूरा नेटवर्क बिखरने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ी, उन्होंने व्यापार पर अपनी मोनोपोली जमा ली। और इसका नतीजा ये हुआ कि सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह बर्बाद हो गए। हाँ, और उनकी जगह बम्बई और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों ने ले ली, जो अंग्रेजी ताकत के नए सेंटर थे। और इसका बुनकरों पर क्या असर पड़ा, जो असल में कपड़ा बना रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले बुनकरों पर सीधा कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने कपड़ा व्यापार में जो मौजूदा व्यापारी और दलाल थे, उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया। और उनकी जगह गुमाश्ता नाम के वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी रख दिए। इन गुमाश्तों का काम था बुनकरों पर नजर रखना, उनसे माल इकट्ठा करना और क्वालिटी जांचना। लेकिन बुनकर तो पूरे गांव में फैले थे,
उन पर नजर रखना तो और मुश्किल हो गया होगा। ये सिस्टम बुनकरों के लिए एक आपदा साबित हुआ। कंपनी ने एक और चाल चली, पेशगी यानी एडवांस का सिस्टम। मतलब कर्ज? हाँ, जो बुनकर कंपनी से एडवांस कर्ज ले लेते थे वो बंध जाते थे। उन्हें अपना बनाया हुआ सारा कपड़ा उसी गुमाश्ता को देना पड़ता था। किसी और को बेच नहीं सकते थे? नहीं, और कंपनी उन्हें जो कीमत देती थी वो बाजार से बहुत कम होती थी। बुनकर इस कर्ज के जाल में फंस जाते थे। हाँ, तो ये तो सीधी सीधी जबरदस्ती थी। बिल्कुल, और टकराव होना लाजमी था। ये गुमाश्ता बाहर के लोग थे। उनका रवैया बड़ा घमंडी होता था। वो अपने साथ सिपाही लेकर घूमते थे और माल समय पे तैयार न होने पर बुनकरों को सजा देते थे। उन्हें पीटते भी थे? हाँ, कोड़े भी लगवाते थे। कई जगहों पर बुनकरों और गुमाश्तों के बीच भयानक टकराव हुए। बहुत से बुनकरों ने गांव छोड़ दिए। इस बीच 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों के निर्यात में भारी गिरावट आने लगी। 1811-12 में भारत के कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था और 1850-51 तक ये सिर्फ 3% रह गया। इतनी बड़ी गिरावट? इसके पीछे एक साजिश थी। जैसे जैसे इंग्लैंड में कपास उद्योग बढ़ा, वहां के उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि भारत से आने वाले कपड़े पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, ताकि वो महंगा बिके। हाँ, और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे। नतीजा ये हुआ कि भारत के बाजार मैनचेस्टर में बने सस्ते मशीनी कपड़ों से पट गए। हमारे बुनकरों के सामने दोहरी मार थी। एक्सपोर्ट मार्केट भी गया और घरेलू बाजार भी सिकुड़ने लगा। लेकिन इसी दौर में भारत में भी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। ये कौन लोग थे जो अंग्रेजों से मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे थे? ये नाम द्वारकानाथ टैगोर, दिनशॉ पेटिड, जमशेदजी नुसरावानजी टाटा, ये सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, ये उस दौर के साहसी लोग थे। इनमें से कई वो व्यापारी थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार करके पैसा कमाया था, है ना? बिल्कुल। पारसी समुदाय के दिनशॉ पेटिड और जमशेदजी टाटा ने चीन को अफीम और कच्चा कपास बेचकर भारी मुनाफा कमाया था। सेठ हुकुमचंद जैसे मारवाड़ी व्यवसायी ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। लेकिन ये आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। जैसे जैसे भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया, भारतीय व्यापारियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना माल ले जाने के लिए अंग्रेजों के जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो जब इन नई फैक्ट्रियों के उत्पाद बाजार में आए तो लोगों को इन्हें खरीदने के लिए कैसे तैयार किया गया? मार्केटिंग कैसे की गई? इसका सबसे बड़ा जरिया था विज्ञापन। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। अच्छा। जब लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था तो लोगों को लगता था कि ये कपड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन सिर्फ लिखने से तो काम नहीं चलता होगा, खासकर उस दौर में। बिल्कुल, इसीलिए इन लेबलों पर शब्दों से ज्यादा जोर तस्वीरों पर होता था और इन पर अक्सर भारतीय देवी देवताओं जैसे कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरें छपी होती थीं। मतलब विदेशी चीज पर भारतीय भगवान की तस्वीर? हाँ, ताकि विदेशी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी और अपनी लगे। ये दो जबरदस्त मार्केटिंग है। यही नहीं, निर्माताओं ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर भी छपवाए। कैलेंडर? हाँ, इन कैलेंडरों पर भी देवी देवताओं या फिर नवाबों और सम्राटों की तस्वीरें होती थीं। संदेश साफ था, अगर राजा महाराजा इस उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूर अच्छा होगा। और जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनका तरीका क्या था? उनका तरीका अलग था। उनके विज्ञापनों में राष्ट्रवादी संदेश साफ छलकता था। उनका मैसेज होता था कि अगर आपको अपने देश की परवाह है तो वो चीजें खरीदिए जो भारतीयों ने बनाई हैं। मतलब ये विज्ञापन स्वदेशी के संदेश के वाहक बन गए। हाँ, वो सीधे सीधे लोगों की देशभक्ति की भावना को जगा रहे थे। तो उद्योगों के इस युग की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी तस्वीरों में दिखती है। बड़े तकनीकी बदलाव हुए, फैक्ट्रियां आईं, लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक पहलू था। बिल्कुल, इस मशीन युग में भी हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन औद्योगिक दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना रहा। और हमने देखा कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी जटिल और धीमी थी। हाँ, और इसके नतीजे ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश और भारत जैसे उसके उपनिवेश के लिए कितने अलग थे। एक के लिए ये धीमी प्रगति थी तो दूसरे के लिए एक थोपी हुई तबाही। हमारी इस चर्चा की शुरुआत उन तस्वीरों से हुई थी जो नई सदी की तकनीक का गुणगान कर रही थी। आज हम एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई तकनीकों का वैसा ही महिमा मंडन किया जा रहा है। ये सोचना वाकई जरूरी है
क्या औद्योगिकरण के युग के जो सबक हैं, आम मजदूरों पर उसका असर, बदलाव की धीमी रफ्तार और वादों और हकीकत के बीच का अंतर, क्या ये सबक इस नए तकनीकी युग में कदम रखते समय हमारे लिए प्रासंगिक हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज भी तरक्की की सिर्फ वही चमकदार तस्वीर देख रहे हैं और उसके पीछे की जटिल सच्चाई को नजरअंदाज कर